हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रांसफार्मर क्या है, इसका सिद्धांत, इसकी रचना व कार्यविधि, जो कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में ये 100% पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ठीक है, आपके घरों में जो बिजली आती है, जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं खंभों पर, वो वोल्टेज को 11,000 वोल्ट से 220 वोल्ट में या 444 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, तब आपके घर बिजली आती है। ठीक है, आपने इस प्रकार का खंभे पर ट्रांसफार्मर देखा होगा। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यह केवल प्रत्यावर्ती वोल्टेज पर काम करता है, यह दिष्ट वोल्टताओं पर कार्य नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर सिद्धांत इसका लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह केवल प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित करने के काम आता है, दिष्ट वोल्टताओं को नहीं। कहने का मतलब है ये जो ट्रांसफार्मर है ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसको हम इस डायग्राम के द्वारा अभी समझाएंगे। पहले यहाँ पर आप देखिए, यह प्रत्यावर्ती वोल्टताओं, इसका मतलब है कि जो घरों में बिजली आती है ये केवल इस वाली करंट के लिए ही यूज होता है, दिष्ट वोल्टताओं के लिए यूज नहीं होता ट्रांसफार्मर। ठीक है, दिष्ट वोल्टताओं का मतलब है जो घर में इन्वर्टर पर जो बैटरी लगी है, जो दिष्ट धारा होती है उस बैटरी में, उस पर ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करेगा। केवल अल्टरनेटिंग करंट जो प्रत्यावर्ती वोल्ट होती है वह उस पर ही ये कार्य करता है। ठीक है, तो आप सिद्धांत में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह केवल प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित करने के काम आता है, दिष्ट वोल्टताओं के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, ये अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो आयताकार एक बॉक्स का टाइप दिख रहा होगा, तो ये देखिए ई के आकार की नरम लोहे की पत्तियां होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाई जाती हैं। ठीक है, जैसे ये पत्ती हो गई, एक पत्ती इस प्रकार से ले लो इधर से। यदि इस पत्ती को इसके ऊपर रख दिया जाता है तो इस प्रकार का कुछ दिखेगा आपको। ठीक है, यदि इस पत्ती को इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है, तो इस प्रकार की कुछ बॉक्स टाइप का आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक होती है, यहाँ पर ये क्रोड बन जाती है इस प्रकार से। एक क्रोड में यहाँ पर जो है ये प्राथमिक कुंडली बनाई जाती है और एक पर द्वितीय कुंडली। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राथमिक कुंडली में कॉपर का जो तार होता है, तांबे का, वो तांबे के तार को इस प्रकार से लपेटकर बनाई जाती है, और द्वितीय कुंडली में भी सेम इसी प्रकार से। ठीक है, बस फर्क इतना होता है, एक कुंडली में तार के फेरों की संख्या अधिक होती है और दूसरी में कम होती है। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राथमिक कुंडली होती है उसे एसी सोर्स यानी कि अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ दिया जाता है, और इधर हमारी आउटपुट वोल्टेज होती है। ठीक है, यहाँ पर ये देख रहे हैं एनपी और एनएस, ये क्या है। पी का मतलब प्राइमरी, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, और एन का मतलब है कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। एनपी मतलब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, एनएस मतलब द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। अब फेरों की संख्या कितनी है द्वितीयक में और प्राथमिक में, ये डिपेंड करेगा हम कौन सा ट्रांसफार्मर बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर बनाए तो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए द्वितीय कुंडली में तार के फेरों की संख्या अधिक लगानी होगी। यदि हम वोल्टेज को कम कर रहे हैं, जो आपके घरों में बिजली यूज होती है वो 11,000 वोल्ट से 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके जब ट्रांसफार्मर देता है तब हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए वोल्टेज को हम 11,000 वोल्ट से 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, जो प्राथमिक कुंडली है उसमें तार के फेरों की संख्या अधिक लगानी होगी, और द्वितीय कुंडली में तार के फेरों की संख्या हम कम लगाएंगे। तार के फेरों की कम संख्या यदि हम लगाएंगे तो वोल्टेज क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कहने का मतलब है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर बनाने के लिए, वोल्टेज को कम करने के लिए एनपी का मान बड़ा होना चाहिए एनएस से। ठीक है, क्लियर, इतना पता चल गया क्यों बड़ा होना चाहिए। यदि तार के फेरों की संख्या अधिक है तो बड़ा होना चाहिए, और कम है तो कम होना चाहिए। ठीक है, तो इधर यहाँ पर आप देख रहे हैं इधर ज्यादा है, तो यहाँ पर एनपी का मान अधिक होना चाहिए। ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, वोल्टेज को हम कम करेंगे तो अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब हम ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर को देख लेते हैं। यहाँ पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई मतलब वोल्टेज को उच्च करने के काम आता है, और अपचाई मतलब वोल्टेज को कम करने के काम आता है। ठीक है, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर की एक कंडीशन है यहाँ पर हमने जो दिखाई थी, यहाँ पर
ऊंचाई ट्रांसफार्मर मतलब वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, मतलब द्वितीयक कुंडली में तार के फेरों की संख्या हमें अधिक लगानी होगी, ठीक है। यानी कि NS का मान बड़ा होगा NP से, ठीक है। तो हमारी एक शर्त होती है यहाँ पर, NS का मान यहाँ पर बड़ा होगा NP से, ठीक है, ये इसकी शर्त है। और अपचाई ट्रांसफार्मर में ये जो है उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलता है, मतलब अधिक वोल्टेज को कम करने में काम आता है। ये जो है निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी कंडीशन क्या होगी, इसका उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर NP का मान बड़ा होगा NS से, ठीक है। यानी कि हम वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं अपचाई ट्रांसफार्मर में, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे इसकी संरचना, ठीक है। तो संरचना में क्या है कि ट्रांसफार्मर में नरम लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पटलित क्रोड बनाई जाती है। मतलब अभी हमने बताया था ई के आकार की पत्तियां होती हैं इस प्रकार से, इन पत्तियों को एक के ऊपर एक सटाकर रखा जाता है, इस प्रकार का एक बॉक्स टाइप का बन जाता है, ठीक है। फिर उसमें कुंडलियां बनाई जाती हैं, ठीक है, 2 कुंडलियां। तो इस प्रकार से ये जो पत्तियां होती हैं एक नरम लोहे की होती हैं। नरम लोहा इसलिए लिया जाता है ताकि वो नरम लोहा ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सके, ताकि कॉपर उस पर गर्म ना हो, कुंडलियां गर्म न हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है ट्रांसफार्मर नरम लोहे की पट्टियों को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पटलित क्रोड बनाई जाती है, जिस पर तांबे के तार को लपेटकर 2 अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं, जिन्हें प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली कहते हैं। अभी हमने पीछे डायग्राम में बताया था, ठीक है। प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टता से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्राथमिक कुंडली होती है इसको AC करंट से यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टता से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि आपको ये सबकी PDF चाहिए तो आपको स्टेबल क्लास ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर आपको क्रैश कोर्स मिलेगा। क्रैश कोर्स में ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, वहां पर इसकी PDF भी मिल जाएगी। और दूसरा हमारा एक शक्ति बैच चल रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर कैसे बनाए जाते हैं, इनकी कुंडलियों को समझेंगे, ठीक है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है 2 कुंडलियां बनाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम जो है कुंडलियां बना लेते हैं। अब हाँ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 कुंडलियां हैं, इधर ये प्राइमरी कुंडली होती है यानी कि प्राथमिक कुंडली, और इधर होती है द्वितीयक कुंडली यानी कि सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोनों कुंडलियों में हमने तार के फेरों की संख्या बराबर लगाई है, लेकिन यहाँ पर जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में हमने बताया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर तब बनेगा जब द्वितीय कुंडली में तार के फेरों की संख्या बढ़ाएंगे, ठीक है। इधर तार के फेरों की संख्या कम होगी और इधर ज्यादा होगी, तब हम वोल्टेज को बढ़ा पाएंगे, उच्च कर पाएंगे, ठीक है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर बना पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द्वितीय कुंडली में तार के फेरों की संख्या हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पर प्राइमरी कुंडली से अधिक तार के फेरों की संख्या लगानी होगी, ठीक है। इस प्रकार से इधर कितनी होगी, ज्यादा है, और इधर तार के फेरों की संख्या कम है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी कंडीशन होगी, मतलब द्वितीय कुंडली में तार के फेरों की संख्या अधिक है, तो मतलब कहने का यह है कि NS का मान बड़ा होगा NP से, ठीक है। यदि वोल्ट की बात करें तो हम वोल्ट को बढ़ा रहे हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर में, ठीक इसी प्रकार से वोल्टेज भी द्वितीय कुंडली में अधिक होगा प्राइमरी कुंडली से, तो यहाँ पर VP, ठीक है, यानी कि सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज जो है अधिक होगा, ठीक। और सेम इसी प्रकार से अपचाई ट्रांसफार्मर में बिल्कुल इसका उल्टा कर देंगे, तो वोल्टेज इसमें यहाँ पर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज कम होती है, बिल्कुल इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर द्वितीय कुंडली में तार के फेरों की संख्या अधिक है, तो यहाँ पर प्राइमरी कॉइल में जो है तार के फेरों की संख्या अब की बार अधिक लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, तार के फेरों की संख्या कम रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो कंडीशन होगी बिल्कुल इसका उल्टा कर देंगे। इस बार जो प्राइमरी कॉइल में तार के फेरों की संख्या अधिक है, तो मतलब NP का मान बड़ा होगा, NP का मान बड़ा होगा NS से, और वोल्टेज भी यानी कि प्राइमरी कॉइल में जो है वोल्टेज अधिक होगी, हम जो है वोल्टेज को कम करेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर में। मतलब कहने का यह है कि वोल्टेज प्राइमरी कॉइल में अधिक होगी, ठीक है, VP का मान बड़ा होगा और VS से, ठीक है। तो इस प्रकार की ये शर्त है अपचाई और उच्चाई ट्रांसफार्मर में
इस प्रकार की कंडीशन रखकर हम बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब हम देखेंगे कार्यविधि। जब प्राथमिक कुंडली के सिरों को प्रत्यावर्ती वोल्टता से जोड़ दिया जाता है तो प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। मतलब कहने का यह है, यहाँ पर आप इस डायग्राम को देखिए, आपको डायग्राम से आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो प्राथमिक कुंडली है उससे एसी करंट सप्लाई करते हैं। यहाँ पर प्राथमिक कुंडली में करंट आ गया, वो प्राथमिक कुंडली में जो करंट होगा वो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उस चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण विद्युत फ्लक्स जो होगा वो द्वितीय कुंडली में चला जाएगा, ठीक है। और वो चुंबकीय फ्लक्स जो होगा यहाँ पर, उस चुंबकीय फ्लक्स का कोई भी हानि नहीं होता है, ठीक है। वो चुंबकीय फ्लक्स जो है इस द्वितीय कॉइल में चला जाएगा और जिसके कारण एक ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल द्वितीय कुंडली में उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यही लिखा था। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि जब प्राथमिक कुंडली के सिरों को प्रत्यावर्ती वोल्टता से एसी करंट दे दिया जाता है, ठीक है, तो प्राथमिक कुंडली के में जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है द्वितीय कुंडली में, ठीक है, और जिसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद हम फैराडे का नियम लगाएंगे और ट्रांसफार्मर का जो फॉर्मूला है उसको ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो देखिए प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो यहाँ पर ईएमएफ का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं ई से, ठीक है। तो यहाँ पर प्राथमिक कुंडली में निकाल रहे हैं तो ई पी इक्वल होगा ये माइनस के एन पी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये इस प्रकार से ये समीकरण 1 मान लेंगे। और द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल सेम बिल्कुल इसी प्रकार से होगा। यहाँ पर P के स्थान पर क्या होगा, द्वितीय कुंडली मतलब S होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ई एस इक्वल टू माइनस के एन एस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा समीकरण 2। यदि हम समीकरण 2 को 1 से भाग दे दें तो हमारा जो है ट्रांसफार्मर का जो फॉर्मूला है वो निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, ई एस इक्वल टू माइनस के एन एस और डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और अपॉन में ई पी इक्वल टू माइनस के एन पी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर डेल्टा फाई से डेल्टा टी कट जाएगा और यहाँ पर माइनस से माइनस, तो यहाँ बचेगा ई एस अपॉन ई पी इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर की इक्वेशन निकल कर आ जाती है। यदि हम जो ये ई एस और ई पी है ये वोल्टेज के इक्वल होता है लगभग, ठीक है। ई पी और ई एस ये इसको मान लेंगे वी पी वी एस। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि हम और में इसको लिखें तो यहाँ पर लिखेंगे वी एस अपॉन वी पी इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी, ठीक है। और में करके इस प्रकार से भी लिख सकते हैं वी एस वी पी एन एस एन पी। ये क्या है, तो वी एस क्या है, द्वितीय कुंडली में वोल्ट था, वी पी क्या है, प्राथमिक कुंडली में वोल्ट था, एन पी क्या है, प्राथमिक कुंडली में फेरोक संख्या, एन एस क्या है, द्वितीय कुंडली में फेरोक संख्या। तो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर की इक्वेशन निकलकर आ जाती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।